हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव राय एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल। आज जो है वो है लेक्चर 2 ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जहां हम बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले हैं लाइक वोल्टेज टू करंट एम्पलीफायर, करंट टू वोल्टेज एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, और इसके बाद भी एक दो टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा समिंग एम्पलीफायर के बारे में। उसका हमने एप्लीकेशन वहाँ नहीं देखा था, तो यहाँ एक बार उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे समिंग एम्पलीफायर क्या करता है कि वो बहुत सारे डिफरेंट सिग्नल्स को ऐड करके एक नया सिग्नल जनरेट करता है आउटपुट में। जस्ट लाइक दैट कि एक म्यूजिक बैंड है, उस म्यूजिक बैंड के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बजाने के लिए, लाइक वोकल्स है, वोकल्स इन द सेंस कि जो सिंगर गाना गा रहा है, प्लस गिटार है ना, ड्रम्स हैं। अब इन सारे म्यूजिक को एक सिग्नल में कन्वर्ट करके हम स्पीकर से क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं। तो अब ये समिंग एम्पलीफायर क्या करता है, यहाँ पे देखिए वोकल्स का सिग्नल ले रहा है, ठीक, उसके बाद गिटार का सिग्नल ले रहा है, उसके बाद ड्रम का सिग्नल ले रहा है ना। वोकल्स का सिग्नल लिया, गिटार का सिग्नल लिया और ड्रम्स का सिग्नल लिया, तीनों गए कहाँ पे, इनपुट में, है ना। और आउटपुट में जो हमको मिल रहा है सिर्फ एक सिग्नल मिल रहा है जो तीनों का क्या है, सम है। उसी तरह ये है क्या, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्या, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब डिजिटल में क्या होता है, इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है डिजिटल के बारे में। डिजिटल में क्या मतलब, दो चीजें होती हैं, या तो 1 या तो 0। अब कोई सिग्नल हमको मिल रहा है क्या, डिजिटली मिल रहा है, और उसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एनालॉग सिग्नल में। तो हम यहाँ पे इसके 4 इनपुट हैं, चारों इनपुट में अलग अलग सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, और ये इनपुट को यहाँ से आउटपुट में एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके हमको दे देगा, ठीक। तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि हम देख सकते हैं। अब देखिए, अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, है ना। अब वोल्टेज को करंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बाय एन एम्पलीफायर। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि इसकी जरूरत क्या है ना, इसको क्यों यहाँ पे अप्लाई किया जाता है ना। तो मान लीजिए एक सेंसर है। सेंसर का मतलब क्या, आप जानते हो सेंसर के बारे में। सेंसर क्या होता है, जनरली आपके फोन में भी सेंसर है ना। तो जैसे कि आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस जब ऑन करते हो फोन की, तो फोन कैसे आपकी ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक दैट कि अगर आपके फोन पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है कैमरे के पास। वो क्या करता है कि उसको, उस लाइट को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी फोन की ब्राइटनेस को क्या करता है, मेंटेन करता है ना। तो वो लाइट को क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है ना। लेकिन मेरी जो भी मेरा सिस्टम है वो लाइट को तो समझ नहीं सकता, वो समझ सकता है वोल्टेज को या तो करंट को, है ना। वो या तो वोल्टेज को समझेगा या तो करंट को समझेगा, ठीक। अब जैसे कि फोन आप बाहर लेके जाते हैं, जब ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑन करके रखते हैं, बाहर लेके जाते हैं, तो अचानक से आप देखेंगे कि आपके फोन की ब्राइटनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। जैसे आप घर में आते हैं, मतलब अंधेरे रूम में आते हैं, तो आपके फोन की ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे आपकी बैटरी भी सेव होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी तरह टेम्परेचर सेंसर है। आपने एक टेम्परेचर सेंसर लगा दिया किसी डिवाइस में। अब वो क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक डिवाइस बनाई या एक स्टोव बनाया, है ना, और उस स्टोव में आप खाना बना रहे हैं, ठीक। अब खाना बनाने वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मेरा जो खाना है, मान लीजिए वो 40 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो आपने वहाँ पे क्या लगा दिया, टेम्परेचर का सेंसर लगा दिया। अब वो सेंसर क्या करेगा कि सेंस करेगा कि भाई 40 डिग्री आ गया, है ना। जैसे 40 डिग्री उसको पता चलेगा कि हाँ 40 डिग्री अब आ गया है, तुरंत वो स्टोव को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तुरंत वो एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई 40 डिग्री आ गया है, 40 डिग्री सेल्सियस हमको मिल गया है। तो वो क्या करेगा, स्टोव को तुरंत बंद कर देगा। तो 40 डिग्री पे मेरा खाना बन गया, या जो भी चीज़ हम बॉईल करना चाह रहे थे 40 डिग्री सेल्सियस पे, वो 40 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा, उसके बाद वो बॉईल नहीं होगा, मतलब 41 पे वो जाएगा नहीं। 40 डिग्री सेल्सियस जैसे आएगा वो सेंसर सेंस करके आपके डिवाइस को बता देगा और उसको ऑफ कर देगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे है क्या, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, है ना। तो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर में क्या है कि मान लीजिए एक सेंसर है हमारे पास, जो कि जैसे टेम्परेचर सेंसर की बात किया, उसका आउटपुट आ रहा है वोल्टेज में, है ना। कैसा आउटपुट आ रहा है, वोल्टेज में उसका आउटपुट आ रहा है ना। तो अब
वोल्टेज को और जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को हमको डिस्प्ले करना है कम से कम 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, है ना। मान लीजिए कि हमने एक डिवाइस लगाई है अपनी फैक्ट्री में, और मेरी फैक्ट्री बहुत बड़ी है ना, और हम वहाँ पे वो डिवाइस करीबन 1-2 किलोमीटर दूर है, और हम एक जगह बैठ के अपने कंट्रोल रूम में सब देख रहे हैं कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कहाँ पे कितना नहीं है, ठीक। तो अब वो सेंसर क्या करेगा कि वहाँ पे सेंस कर लिया, मान लीजिए टेम्परेचर सेंस कर लिया, ठीक। लेकिन आपका जो कंट्रोल रूम है वो बहुत दूरी पे है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना टेम्परेचर है और कितना नहीं है ना। तो अगर वो सेंसर जो कि वोल्टेज दे रहा है आउटपुट में, अगर वो दूर तक जाएगा, है ना, तो एज वी नो दैट कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, क्योंकि R इक्वल्स टू रो L बाई A होता है ना। रो मतलब क्या, रेजिस्टिविटी, L मतलब लेंथ, A मतलब एरिया। अगर लेंथ आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कॉमन सी बात है ना। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, I मल्टीप्लाइड बाई R। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज का ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, ठीक। मान लीजिए आपकी डिवाइस को मिलना चाहिए था 2 वोल्ट और अब वो ड्रॉप होके मिल रहा है 1.5 वोल्ट, तो क्या आपको एक्यूरेट सिग्नल मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। मान लीजिए आपकी डिवाइस ये सेंस करती कि 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब वो 2 वोल्ट ना मिलके हमको 1.5 वोल्ट मिल रहा है, तो क्या वहाँ पे वो 50 डिग्री सेल्सियस शो करेगा? नहीं करेगा, तो आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा। तो दैट केस में हम क्या करते हैं कि इस वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, करंट में। देखिए यहाँ पे 2 ग्राफ दिखाए गए हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे मेरे वोल्टेज का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं होता, आप कितनी भी डिस्टेंस पे भेज दो करंट उतनी ही सेम रहेगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, उस डिवाइस से वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करते हैं, और अब वो करंट वहाँ उस डिस्प्ले पे जाती है और वहाँ पे वो शो करती है उसके प्रोपोर्शनली जो भी डेटा आता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि क्यों हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर यूज़ करते हैं। अब अगर ट्रांसफर रेशियो देखा जाए या उसका गेन फैक्टर देखा जाए, तो गेन मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट में क्या आ रहा है भाई, करंट आ रहा है, और इनपुट में क्या आ जा रही है, वोल्टेज आ रहा है। तो आउटपुट बाय इनपुट क्या हो जाएगा, करंट बाय वोल्टेज। तो वही दिखाया गया है यहाँ पे, उसका गेन रेशियो या ट्रांसफर रेशियो जो भी है, ठीक। अब थोड़ा एक्चुअल सर्किट में आते हैं कि ओपैम्प से कैसे बनाया जाता है। तो भैया एक ओपैम्प लेंगे, ओपैम्प में एक फीडबैक नेटवर्क लगाएंगे RL, और देखिए यहाँ पे हमको देना है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, मतलब प्लस साइन। आप इसके पहले लेक्चर में भी बताया है कि प्लस मतलब क्या होता है, माइनस मतलब क्या होता है। प्लस मतलब क्या होगा भैया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और माइनस मतलब क्या, इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम देंगे इनपुट, और इन्वर्टिंग टर्मिनल को देंगे क्या, फीडबैक, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इनपुट वोल्टेज देखा जाए जो कि यहाँ पे V in है, ये V in है, ये किसके किसके सम के इक्वल होगा, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो ये दोनों के डिफरेंस के बीच VD प्लस इसका जो वोल्टेज होगा वो, ये दोनों के वोल्टेज के इक्वल होगा क्या, मेरा V in, है ना। अब देखिए, अब इसका जो गेन होता है वो बहुत लार्ज होता है, तो क्या होगा कि V in जो होगा वो VF के इक्वल हो जाएगा। तो V in और VF क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो एज वी नो दैट V in मतलब V इज इक्वल टू IR तो होता ही है। तो यहाँ पे V in क्या है, I लोड, है ना, ये मेरी एक I लोड, और R क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, R जो इसका रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, V in मल्टीप्लाइड बाई R, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो I1 या II या IL जो I लोड है या I इनपुट है, वो क्या हो जाएगा, V in बाई R लिख सकते हैं, कॉमन सी बात है। I लोड मतलब जो लोड में जो करंट गुजर रही है वो क्या हो जाएगा, I लोड बाई R। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द लोड करंट डिपेंड्स ऑन द इनपुट वोल्टेज, ठीक। तो आप वोल्टेज कितना दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि लोड करंट कितनी आएगी, ठीक। तो अगर आप कहाँ पे, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे या नॉन इन्वर्टिंग पे आप वोल्टेज दोगे, तो जो मेरा ओपैम्प होगा वो आपको प्रोपोर्शनली करंट चेंज करके आपको दे देगा, है ना। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो I लोड है या जो I आउटपुट है वो V in के प्रोपोर्शनल है। तो V in आप जितना दोगे उतनी आपको करंट वहाँ पे मिलेगी। तो ऐसे आप करंट को कन्वर्ट कर सकते हैं ओपैम्प के, वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ओपैम्प के जरिए। नेक्स्ट देखते हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। तो वही चीज फिर से
है ना। तो अब मेरा जो डेटा एक्वाइजेशन सिस्टम होता है, मतलब क्या, डेटा एक्वाइजेशन सिस्टम, जहाँ पे हम डेटा को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक, जैसे कि मेरी एक डिवाइस है, उसकी हमको रीडिंग लेनी है। ठीक है ना। मान लीजिए मेरा एक मोटर है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक ठीक है। अब वो कितने आरपीएम पे घूम रहा है, ठीक, उसकी रीडिंग हमको लेनी है। ठीक, मान लीजिए कोई क्रशर है या कोई मिक्सर है, कोई ग्राइंडर है, एज अ मैकेनिकल टर्म हम बहुत कुछ जानते हैं। ठीक, ग्राइंडर है, तो मान लीजिए उसको 200 आरपीएम पे घूमना चाहिए, है ना। तो क्या हम वहां पे जाके खड़े होके नापेंगे? नहीं ना। वहां पे एक डिवाइस लगी होगी जो कि क्या, आरपीएम को क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी। ठीक, तो आरपीएम का डेटा कैलकुलेट करके आपको बताएगी, या एक उसका शेड्यूल होगा कि भाई उसको हर 10-10 मिनट पे आरपीएम का डेटा निकाल के आपको शो करना है। तो डेटा एक्वाइजेशन सिस्टम में जो डेटा स्टोर होता है वो वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर होता है, ना कि करंट के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, तो अब मान लीजिए जो मेरा आरपीएम वाला सेंसर है, उसने सेंस किया कि 200 आरपीएम में घूम रहा है। अब क्योंकि सेंसर है, तो सेंसर आपको आउटपुट मान लीजिए प्रदान कर रहा है किसमें, करंट के फॉर्म में। ठीक, और डेटा एक्वाइजेशन सिस्टम में मेरा जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वोल्टेज के फॉर्म में। मान लीजिए कोई ऐसा सेंसर है जो कि करंट के फॉर्म में आउटपुट दे रहा है। सेंसर वोल्टेज के फॉर्म में भी दे सकता है और करंट के फॉर्म में भी दे सकता है, लेकिन अगर वो करंट के फॉर्म में दे रहा है और उसको हमको स्टोर करना है तो उसको वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको उस डेटा को डेटा एक्वाइजेशन सिस्टम में क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक, तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर यूज करते हैं। ठीक ठीक, तो अगर सेंसर का आउटपुट मिला हमको करंट, उसको हम दे देंगे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में, उसको हमको वोल्टेज में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि वी आउट है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनपुट देना है कहाँ पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इसके पहले हम इनपुट कहाँ पे दे रहे थे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान पे रखनी है, एकदम शार्प, और ये चीज़ें लिखनी भी है आपको एग्जाम में कि कहाँ पे क्या दे रहे हैं। ठीक, तो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में हम कहाँ पे दे रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं, और ये किस चीज़ का सिंबल है, ये है करंट सोर्स का सिंबल है। और इसके पहले जो सिंबल यूज किया गया है वो वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज दिया जा रहा है और यहाँ पे इनपुट क्या दिया जा रहा है, करंट दिया जा रहा है। तो अब देखिए, वी आउट माइनस वी, ठीक, वी आउट माइनस वी, ठीक, वी आउट माइनस वी, और बीच में क्या लगा हुआ है, आर एफ, तो वही होगा उसका करंट। टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो वही होगी क्या, उसकी करंट। तो यहाँ पे दो तरह की करंट है। अगर इस नोड पे आके बात की जाए तो एक है आई पी, ठीक, और एक है आई माइनस। दोनों का सम होगा आई पी प्लस आई माइनस। ठीक, तो अब अगर ठीक से देखें हम, तो यहाँ पे क्या है, एज अज्यूमिंग आई माइनस जीरो एंड सिंप्लीफाइंग आई माइनस को अगर जीरो मान लिया जाए, तो वी आउट इज इक्वल्स टू आई पी आर एफ। ठीक, तो वी आउट डिपेंड करेगा आपकी इनपुट करंट पे। तो ये इक्वेशन आपको लिख देना है, वहाँ पे समझा देना है कि इसका काम क्या है, क्यों यूज करते हैं। ठीक, ये डायग्राम बना देना है, बोल देना है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट देंगे और आउटपुट हमको वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़नी है इसमें, वो है इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। ठीक, तो एज अ नाम से पता चल रहा है कि इंटीग्रेटर का काम क्या है, इंटीग्रेट करना, और डिफरेंशिएटर का काम क्या है, डिफरेंशिएट करना। ठीक, तो अब जो यहाँ पे हम पहले आर एफ लगाते थे, उस आर एफ की जगह अगर हम चेंज करके कैपेसिटर लगा दें, ठीक, या आर इन की जगह चेंज करके हम वहाँ पे कैपेसिटर लगा दें, तो वो बिहेव करने लगता है कैसा, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की तरह। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटर क्या है कि आप इनपुट में एक सिग्नल दोगे और वो सिग्नल इंटीग्रेट होके आपको आउटपुट में मिलेगा। बस, तो यही चीज एकदम सिंपल फॉर्म में आपको एग्जाम में लिखनी है कि इंटीग्रेटर क्या करता है, आपके इनपुट सिग्नल को इंटीग्रेट करके आउटपुट में देता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, इफ वी चेंज द प्योरली रेजिस्टिव फीडबैक रजिस्टर जो कि आर एफ था, अगर उसकी जगह हम चेंज करके कैपेसिटर लगा दे, तो ये बन जाएगा क्या, इंटीग्रेटर। ठीक, तो अब ये तो समझ में आई गया कि एज अ नाम उसका क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटर, तो वो क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे कुछ वर्किंग देखते हैं कि जब हम स्टेप वोल्टेज देते हैं, वहाँ पे एक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो वी इन फर्स्टली
सबसे पहले जो वी इन हम यहाँ पे दे रहे हैं वो क्या करेगा, इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर के कैपेसिटर को वो प्रदान करेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक नोड है, उस नोड पे क्या हो रहा है, आई इन आ रहा है और आई एफ वहाँ से जा रहा है। तो अगर केसीएल लगाया जाए उस नोड पे तो आई इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। ठीक, तो एज हम ये भी जानते हैं कि एम्पलीफायर के इनपुट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। तो जैसे कि अगर ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो यहाँ पे अगर इसको हम अर्थ कर दें तो ये भी क्या बन जाता है, वर्चुअल अर्थ बन जाता है। तो यहाँ पे हम ये इनपुट का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, या आई का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं भाई, वी इन माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर इन लिख सकते हैं ना। उसी तरह इसकी भी इक्वेशन बनेगी। तो हम एक बार मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं और कैसे ये प्रूव करते हैं कि ये इंटीग्रेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब देखिए, अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटर में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है भाई V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू है मेरा चार्ज और सी है कैपेसिटर की कैपेसिटी, याद रखना है। ठीक, तो अगर कैपेसिटर का वोल्टेज हम देखते हैं यहाँ पे VC है, VC का अगर वोल्टेज देखेंगे तो VC एक्स पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा और आउटपुट वोल्टेज जो होगा उसका क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो Vx माइनस वी आउट को ही हम क्या बोल सकते हैं, VC, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। क्योंकि x क्या है, वर्चुअल अर्थ है, तो x को क्या मान लिया गया भैया, 0। सॉरी, x ये था, x को क्या मान लिया गया है, 0। तो x को 0 अगर हम मान लेंगे तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आउट। तो जो कैपेसिटर पे वोल्टेज आएगा वही क्या होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक, तो एज वी नो दैट कि VC इज इक्वल टू Q बाई C, तो यहाँ पे हम VC की जगह और क्या लिख सकते हैं, VC की जगह हम अब क्या लिख सकते हैं, V आउट लिख सकते हैं। तो V आउट इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, Q बाई C, है ना। दोनों साइड हमने d बाई डी टी से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक, तो d बाई डी टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dV आउट बाई डी टी इक्वल्स टू डी क्यू बाई सी डी टी, है ना। एज वी नो दैट कि भाई करंट का डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो चार्ज को अगर हम dt से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वही क्या हो जाती है, मेरी करंट हो जाती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या है, यहाँ पे dq बाई dt दिख रहा है, तो वही क्या है, करंट है। तो 1/c को बाहर निकाल लिया गया है और देखिए ध्यान से dq बाई dt को बाहर निकाल लिया गया है। तो देखिए अब उसके बाद लिखा भी है यहाँ पे कि dq बाई dt क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। एंड सिंस द नोड वोल्टेज ऑफ इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर एट द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज 0, है ना। तो अब जैसे कि हम इसके पहले भी बताए थे कि क्या आई इन को हम क्या लिख सकते हैं, V इन माइनस 0, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे इसको माना गया है क्या, वर्चुअल अर्थ, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, 0। तो V इन माइनस 0 बाई आर इन लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V इन बाई आर इन। नेक्स्ट देखिए, अब क्योंकि 1/c dq बाई dt है, ठीक, और ये किसका वोल्टेज था, V आउट का। V आउट का वोल्टेज किसके इक्वल होगा, VC के इक्वल होगा। VC के इक्वल होगा तो उसमें करंट कितनी जा रही है, IF। तो dq बाई dt को हम क्या मानेंगे, IF। ठीक, तो IF इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, अगर C को हम उधर भेज दें तो IF इज इक्वल टू dq बाई dt को हमने क्या मान लिया, अब IF, और C को अगर इधर भेज दिया तो क्या लिख सकते हैं, IF इज इक्वल टू C dV आउट बाई dt। तो वही चीजें यहाँ पे लिख दी गई हैं, है ना। तो C dV आउट बाई dt लिख दिया गया है। ठीक, अब देखते जाइए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। एज वी नो दैट कि IF इज इक्वल टू क्या आ गया है, dCV आउट, d इसको इग्नोर करिए, इतने इक्वेशन को आपको इग्नोर कर देना है। तो IF इज इक्वल टू क्या आ गया, C dV आउट बाई dt। ठीक, तो I in इक्वल्स टू IF होगा, क्योंकि नोड पे क्या हो रहा है, I in आ रहा है और IF जा रहा है। ठीक, तो I in इज इक्वल्स टू IF, दैट विल बी इक्वल्स टू V in बाई R in, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, और IF की इक्वेशन क्या आई है भाई, यहाँ से dV आउट मल्टीप्लाइड बाई C, या C dV आउट बाई dt लिख सकते हैं। तो V in R in अगर हम लेंगे और R in, और आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग साइड ले लो, जैसे V in बाई V आउट और dt R in C, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक,
और वी आउट को अगर एक साइड ले लें और वी इन वाले टर्म को अगर एक साइड ले लें और दोनों को इंटीग्रेट कर दें तो हमको मिलेगा ये। और तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि भाई हम वी आउट क्या कर रहे हैं, वी आउट जो है वो वी इन का क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें और यहाँ पे इस डायग्राम को बनाएं और ये देखिए यहाँ पे जो भी आप इनपुट करोगे, अगर आप स्क्वायर वेव इनपुट करोगे तो आपको ट्रायंगुलर वेव मिलेगी, उसी तरह अगर आप साइन वेव इनपुट करोगे तो आपको कॉस वेव मिलेगी। ठीक, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको इंटीग्रेट कर दे रहा है। ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटर करोगे, इनपुट करोगे तो आपको कॉस ओमेगा टी मिलेगा। तो जो भी आप इसमें इनपुट करोगे वो आपको इंटीग्रेट होके आउटपुट में मिलेगा। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं ओपैम्प डिफरेंशिएटर। तो यहाँ पे क्या किया है कि आर इन की जगह एक कैपेसिटर यूज किया गया है। फिर से आप वही लिखोगे कि इट इज अ आरसी नेटवर्क और इसका काम क्या है, इसका काम है इनपुट सिग्नल को डिफरेंशिएट करके देना। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम बनाओगे वहां पे, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ पे बस आर इन की जगह सी लगाया गया, आर एफ की जगह वही है, सेम चीज। तो अब इसका थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देख लीजिए वही कॉमन सी बात, वो एक्स वाला टर्मिनल क्या होगा, वर्चुअल ग्राउंड होगा। वहाँ पे आई इन आ रहा है और आई एफ जा रहा है, इसलिए आई इन इज इक्वल टू आई एफ होगा, क्योंकि केसीएल लगाएंगे वहाँ पे, केसीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई इन इज इक्वल टू आई एफ। आई एफ की बात करें तो आई एफ क्या है, वी आउट बाई आर एफ के इक्वल है, माइनस वी आउट बाई आर एफ के इक्वल है, तो वहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए वी इन का फॉर्मूला, ठीक, वी इन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटर लगा है तो क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी, तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वहाँ से, क्यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई वी इन, है ना। दोनों साइड हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं हम, डी बाई डी टी दोनों साइड कर दे रहे हैं, तो डी बाई डी टी करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी डी क्यू बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा भाई, सी डी वी आई एन बाई डी टी, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, तो डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे वी आई एन क्या है भाई, इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज है, तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, इनपुट टर्मिनल का करंट हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, चार्ज, वही क्या होता है, करंट होता है। तो ये हो जाएगा क्या, आई इन इज इक्वल टू सी डी वी आई एन बाई डी टी, है ना। चूंकि हम जानते हैं कि आई इन इज इक्वल टू आई एफ है, क्योंकि नोड पे आई इन आ रही है और आई एफ जा रही है। ठीक, तो लिख सकते हैं, और आई एफ का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, वी आउट बाई आर एफ, तो आई एफ की वैल्यू वहां पे लिख दीजिए। तो वी आउट बाई आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी वी आई एन बाई डी टी। ठीक, तो वी आउट को अगर एक साइड ले लें और आर एफ को उधर मल्टीप्लाई कर दे तो आपको मिल जाएगा क्या, फाइनल इक्वेशन वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर एफ सी डी वी आई एन बाई डी टी। तो इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन क्या है, मेरा आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इनपुट में स्क्वायर वेव दोगे तो ये स्पाइक वाली वेव मिलेगी। ठीक, ट्रायंगुलर वेव दोगे तो आपको स्क्वायर वेव मिलेगी, है ना। अगर आप साइन वेव दोगे तो आपको कोसाइन वेव मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि डिफरेंशिएटर करता है। अब देखिए कंपैरेटर की बात करें तो बस जानना है हमको यहाँ पे कि इसका काम क्या है ना। कंपैरेटर का काम क्या है, अगर ओपैम्प के कंपैरेटर की बात करें तो कंपैरेटर क्या करता है, कंपैरेटर का काम है कि दो सिग्नल को क्या करना, कंपेयर करना। ठीक, दो सिग्नल, दो डिफरेंट तरह के सिग्नल्स को क्या करना, कंपेयर करना। तो जस्ट लाइक दैट कि हमने जैसे कि अभी डिस्कशन किया था कि अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस अगर हमको टेम्परेचर आ जाए और उसके बाद क्या करेगा, मेरा स्टोव वो ऑफ कर देगा। ठीक, तो 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर आ जाएगा तो स्टोव को ऑफ करेगा कैसे। ठीक, उस डिवाइस को ये पता होना चाहिए कि 40 डिग्री सेल्सियस के बाद हमको ऑफ कर देना है। ठीक, तो दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, तो ये काम करता है कौन, कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या करता है कि कंपैरेटर के पास पहले से एक डेटा रहता है। ठीक, एक रेफरेंस डेटा है कंपैरेटर के पास रहता है। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस उसको हमने दे दिया क्या, रेफरेंस डेटा के रूप में। मतलब एक मान लीजिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या आ रहा है, डेटा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ। तो जैसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 40 होगा, वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे चेक करेगा कि वहां पे कितना डेटा है। तो 40-40 जब दोनों कंपेयर होके इक्वल हो जाएगा या 0 हो जाएगा तो वो तुरंत डिवाइस को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जब दो अलग अलग इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जब दो अलग अलग डेटा दिया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक, या दो अलग अलग वोल्टेज दिया जाता है, तो वो क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, एज अ कंपैरेटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे आपको मेंशन की गई हैं कि मान लीजिए कि वी इन आप
जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से छोटा है। रेफरेंस वोल्टेज मतलब 40 वोल्ट से कम आ रहा है, अभी 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, तो वो कंपेयर नहीं करेगा। मतलब कंपेयर करेगा तो एज अ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कंपैरेटर इज लेस देन द इन्वर्टिंग इनपुट, द आउटपुट विल बी लो एंड द नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज VCC रिजल्टिंग द नेगेटिव सैचुरेशन ऑफ द आउटपुट। ठीक, तो वो नेगेटिव सैचुरेशन हो जाएगा। तो जैसे ही वो एक दूसरे के इक्वल होंगे कि तो वो सैचुरेट होकर उसको ऑफ कर देगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, एग्जाम में आए तो आप उसको बताएं कि भैया कंपैरेटर का काम क्या है, कि दो डेटा को क्या करना, कंपेयर करना। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिगर के बारे में। ठीक, तो ट्रिगर का काम क्या है, सिमिट ट्रिगर यूजिंग ओपैम्प, ये आपके सिलेबस में है, आपको बस जानना है कि क्या है ट्रिगर। तो सिमिट ट्रिगर को डिज़ाइन किया था ओटो सिमिट ने 1930 में। ठीक, ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक, जो कि जो भी मान लीजिए आपकी डिस्टर्बिंग वेव आ रही है उसको ये कन्वर्ट करती है। जैसे यहाँ पे V इनपुट में आपकी क्या आ रही है, बहुत ही डिस्टर्ब वेव आ रही है। ठीक, अब इसको ये कन्वर्ट करके किस में चेंज कर रही है, स्क्वायर वेव में चेंज कर रही है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एकदम सिंपल में लिखना है कि अगर नॉइजी सिग्नल है हमारे इनपुट में, ठीक, कैसा सिग्नल, नॉइजी सिग्नल है, तो और उसको हमको एकदम एक्यूरेट और अच्छे सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, शिमिट ट्रिगर यूज़ करेंगे। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि भैया इसको ओटो सिमिट ने डेवलप किया था 1930 में। तो ये एक तरह की सर्किट है जो कि नॉइजी सिग्नल को कन्वर्ट करके, नॉइजी स्क्वायर सिग्नल को, साइन सिग्नल को, ट्रायंगुलर सिग्नल को कन्वर्ट करके, ठीक, क्लीन सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, क्लीन सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो यही है मेरा क्या, शिमिट ट्रिगर। तो ये है ट्रिगर का सिंबल। ठीक, जो कि नॉइजी, मतलब इसका काम क्या है, नॉइजी सिग्नल को क्लीन सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो ये इसका सिंबल है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे साइन वेव को ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें, स्क्वायर वेव में। तो ये क्या करता है कि जैसे ही ये एक रेफरेंस इनपुट के बाद इसको दो तरह के अलग अलग इनपुट दिए जाते हैं, तो ये एक टाइम के बाद क्या करता है कि मान लीजिए यहाँ पे आया, तुरंत वहाँ से फिर उसको चेंज कर देगा। जैसे ये अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, ठीक, ये ट्रिपिंग पॉइंट्स है, तो उस पॉइंट पे वो क्या करता है, ट्रिप करता है और सिग्नल को चेंज कर देता है। तो देख लीजिए एप्लीकेशन, तो वन ऑफ द मोस्ट इसका जो बड़ा एप्लीकेशन है वो है आपका साइन वेव को स्क्वायर वेव में चेंज करना। ठीक, और क्या एप्लीकेशन है इसका, तो और ये मतलब नॉइज़ को ख़त्म करता है, आपके सिग्नल के नॉइज़ को, और ये सर्किट को ऑन ऑफ करने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक फीडबैक नेटवर्क लगाया गया है। बहुत ही सिंपल है, इनपुट दे रहे हैं वोल्टेज और आउटपुट हमको मिल रहा है। ठीक, तो आप सिंपली आप इसके बारे में लिख सकते हो वहाँ पे कि इसका काम क्या है, नॉइजी सिग्नल को क्लीन सिग्नल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है विन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर। ठीक, तो विन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ओपैम्प का यूज़ करके ये विन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर बनाया गया है। यहाँ पे इनपुट में कैपेसिटर्स दिए गए हैं। कैपेसिटर का काम क्या है भैया, वहाँ पे डीसी को ब्लॉक करना, एसी को जाने देना। उसके बाद वो यहाँ पे एक फीडबैक नेटवर्क लगाया गया है। फीडबैक नेटवर्क क्या करेगा, यहाँ पे RC नेटवर्क लगाया गया है। ठीक, तो एक बार R में जाएगा, R पहले क्या C को चार्ज करेगा, ठीक, फिर C डिस्चार्ज करके R को देगा, फिर R वहाँ पे लॉस करके करेगा, फिर वो करंट जाके C में जाएगी। तो ये ऑक्सीलेशन यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे समझाया गया है। तो एक नेटवर्क लगाया गया है, फीडबैक नेटवर्क, जो कि आउटपुट जो है वो फिर से जा रहा है कहाँ पे, कैपेसिटर में। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है। तो यही काम यहाँ पे ये बार बार चलता रहेगा। तो बार बार जब चलेगा तो ये सिग्नल को क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। ठीक, ऑक्सीलेशन होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए द आउटपुट ऑपरेशन यहाँ पे शो किया गया है। वन ऑफ द फीडबैक सिग्नल इज कनेक्टेड टू द इन्वर्टिंग आउटपुट टर्मिनल वाया रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क R1 एंड R2। ठीक, तो यहाँ पे दो अलग अलग फीडबैक यूज़ किए गए हैं, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक, तो अदर पार्ट which forms the series parallel combination of R and C feedback network are feedback by non-inverting। तो इन्वर्टिंग पे और नॉन इन्वर्टिंग पे अलग अलग वहाँ पे यूज़ किया गया है। नॉन इन्वर्टिंग पे R1 R2 और इन्वर्टिंग पे आपका यहाँ पे देख लीजिए क्या यूज़ किया गया है, RC का नेटवर्क यूज़ किया गया। तो RC का नेटवर्क अगर आप लगाते हैं ऑक्सीलेटर के साथ या मतलब ओपैम्प के साथ,
तो वो ऑक्सीलेटर बना देता है। और ये किस तरह का ऑक्सीलेटर होता है? विंस ब्रिज ऑक्सीलेटर होता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आएगा आपको, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ विंस ब्रिज ऑक्सीलेटर सर्किट हैविंग रजिस्टर ऑफ 10 किलो ओम एंड वेरिएबल कैपेसिटर ऑफ 1 नैनोफैरेड टू 100 नैनोफैरेड। ठीक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है भैया, आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो एक फ्रीक्वेंसी है एक कैपेसिटेंस है आपका 1 नैनोफैरेड और एक कैपेसिटेंस है आपका 1000 नैनोफैरेड। तो 1 नैनोफैरेड पे आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी और 1000 नैनोफैरेड पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो 1 नैनोफैरेड फ्रीक्वेंसी, हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1/2 पाई RC। तो RC में अलग अलग C का वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1000 नैनोफैरेड रखा, नैनोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वहाँ पे वैल्यू रखी। तो आगे हमको 15.9 हर्ट्ज। ठीक, जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने 1 नैनोफैरेड रखा तो 1 क्रॉस 10⁻⁹ किया तो हमको मिल गया 15,915 हर्ट्ज। ठीक, तो ये अलग अलग दो फ्रीक्वेंसीज आ गई। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, सर्किट डायग्राम बना लीजिए, सर्किट उस वहाँ पे शो कर दीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। बस यही है मेरा क्या, विंस ब्रिज ऑक्सीलेटर। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो कि आप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इन्वर्टिंग ओप एम्प क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प क्या होता है, उसकी गेन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, समिंग एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशिएटर क्या होता है, इंटीग्रेटर क्या होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक समरी के रूप में शो की गई हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट जो कि है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल फॉर द मोर वीडियोज़।